हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है और ये क्या होता है और किडनी के अंदर क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी। सो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से पहले मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता दूं कि देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक यूरिनरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे आप किडनी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा किडनी है, इस किडनी को अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो किडनी है दैट किडनी इज़ कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ दिस किडनी इज़ कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपको मिलेंगे। उससे पहले हम किडनी को जैसे ही कट करेंगे तो किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जो ये वाला पार्ट होता है, ये ग्रीन लाइन के अंदर वाले पार्ट को जो ना मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? दिस वन इज टर्म्ड एज मेडुला। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट पार्ट इज टर्म्ड एज कॉर्टेक्स। ये जो आउटर पार्ट होता है इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर पार्ट जो होता है वो मेडुला कहलाता है। ऑलरेडी मैंने आपको किडनी के स्ट्रक्चर वाले टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। और इसी कॉर्टेक्स और मेडुला के इर्द गिर्द मिलियंस ऑफ आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिन्हें आप नाम देंगे नेफ्रॉन। ये जो रेड कलर में मैं बना रहा हूँ, सपोज कि ये मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिन्हें आप क्या नाम दे रहे हैं? नेफ्रॉन का। सही हो गया। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं और इनका ही स्ट्रक्चर हमें समझना है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे बोथ किडनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ, याद रखिएगा, किडनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, ये यूनिट होते हैं फंक्शनल यूनिट्स। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन। क्या नाम रखेंगे भैया आप इनका? यू आर गोइंग टू कॉल देम एज द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की डेफिनेशन क्या है आपके बुक में बताया गया है, यही सेम। सो किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। एक और चीज़ याद रखनी है कि नेफ्रॉन्स आर अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी। कितने? दे आर अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी। दोनों किडनीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर एक किडनी के अंदर आपको 1 मिलियन तक क्या मिलेंगे? नेफ्रॉन मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या फंक्शन है भाई नेफ्रॉन का? नेफ्रॉन्स फंक्शन क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है नेफ्रॉन का? हम कहते हैं ना कि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। हम ये कहते हैं कि हमारे जो किडनीज होती हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। एक्चुअली वो किडनीज नहीं करती, वो किडनीज के अंदर मौजूद ये यूनिट करते हैं जिन्हें आप क्या नाम देंगे? यू विल बी कॉलिंग देम एज द नेफ्रॉन। तो एक्चुअली ये जो नेफ्रॉन होता है उनका फंक्शन क्या होता है? दैट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये इनका मेन मकसद होता है। हम कहते हैं ना किडनी फिल्टर करती है, तो किडनी के अंदर भी कौन होता है? नेफ्रॉन होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारा ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट होता है वो फिल्टर होता है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि नेफ्रॉन उसे फिल्टर आउट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा, ये हमारा जो मेन जो लेक्चर है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो याद रखिएगा, हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझना है और नेफ्रॉन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देखनी है, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके बुक में टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन भी बताया गया है, मैं वो अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये कि नेफ्रॉन जो होगा उसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, याद रखिएगा। एक नेफ्रॉन के अंदर आपको मिलेगा रेनल, यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर दैट इज टर्म्ड एज द रेनल कॉर्पसल। क्या मिलेगा? एक मिलेगा रेनल कॉर्पसल, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर। और सेकंड जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नेफ्रॉन के अंदर दैट इज टर्म्ड एज द रेनल ट्यूब्यूल। तो कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी नेफ्रॉन के अंदर? नेफ्रॉन दो स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होता है। मैं स्ट्रक्चर बना के भी आपको समझाता हूँ। एक होता है रेनल कॉर्पसल पे मुश्तमिल एंड अनदर वन इज़ द रेनल वी कैन से ट्यूब्यूल। तो ये दो पे ये मुश्तमिल होता है हमारा नेफ्रॉन। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। रेनल कॉर्पसल जो होते हैं, उस रेनल कॉर्पसल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, याद रखिएगा। रेनल कॉर्पसल का मतलब होता है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। रेनल कॉर्पसल का मतलब होता है बाओमेंस कैप्सूल, ठीक है। बाओमेंस कैप्सूल ये रेनल कॉर्पसल में आ जाएगा, ठीक हो गया। और रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आपको बताए ये क्या होता है? रेनल ट्यूब्यूल दैट इज़ द नेटवर्क ऑफ डक्ट्स। रेनल ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ डक्ट्स। जो डक्ट्स का नेटवर्क होता है उसे रेनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज़ द प्रोक्सिमल
कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डक्ट मतलब कि ट्यूब्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन सेकेंड हम पढ़ेंगे दैट इज़ द लूप ऑफ, विल बी टॉकिंग अबाउट लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन थर्ड वन इज़ द डिस्टाल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, दे विल बी टर्म्ड एज दी रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल आपको मिलेंगे किस स्ट्रक्चर के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। ये चीज़ आपने याद रखिएगा। अच्छा, इस बाउमेंस कैप्सूल के साथ जो है वो आर्टरीज का एक जाल मिलेगा आपको, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल के साथ आपको आर्टरीज का एक, नॉट आर्टरीज, कैपिलरीज का एक जाल मिलेगा जिन्हें आप नाम देंगे ग्लोमर्यूलर कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज, दीज कैपिलरीज आर टर्म्ड एज ग्लोमर्यूलर कैपिलरीज, और सिंपल वर्ड में आप इन्हें नाम देंगे ग्लोमर्यूलस का। और आप इन दोनों को जब मिलाएंगे, बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमर्यूलर कैपिलरीज, क्योंकि बाउमेंस कैप्सूल को कैपिलरीज का एक जाल दिया गया होता है नेफ्रॉन के अंदर, और वो दोनों को मिलाएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को अभी आप कह सकते हैं दैट इज टर्म्ड द मालफिजियन बॉडी। अभी आप इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, दैट इज अ मालफिजियन बॉडी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, पता है किस चीज़ में कन्फ्यूजन होगी, कि सर व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मालफिजियन बॉडी एंड रेनल कॉर्पसल। भाई ये एक ही बात है। मालफिजियन बॉडी हम इसको कहते हैं हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और रेनल कॉर्पसल इसको कहते हैं एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट। बाकी ये एक ही चीज़ है। तो रेनल कॉर्पसल में क्या मिलेगा आपको, बाउमेंस कैप्सूल, और बाउमेंस कैप्सूल के इर्द गिर्द क्या मिलेगा, ग्लोमर्यूलर कैपिलरीज, ये ब्लड की कैपिलरीज मिलेंगी। कैसे आगे बताऊंगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या नाम देंगे आप, मालफिजियन बॉडी का नाम देंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द नेफ्रॉन। अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए। सपोज़ सबसे पहले हम बनाते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है समझिएगा। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। ऐसे कप लाइक आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर कप लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज टर्म्ड एज द बाउमेंस कैप्सूल। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर। मैं इसकी ब्लड की सप्लाई फिर बाद में समझाता हूँ आपको, ठीक है। सो दैट इज़ द नंबर वन स्ट्रक्चर, दैट इज़ द बाउमेंस कैप्सूल। सो दिस इज़ द बाउमेन कैप्सूल। क्या नाम है इसका, सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ बाउमेंस कैप्सूल। और इसी बाउमेन कैप्सूल को आप एक और नाम से बुलाएंगे, दैट इज़ द रेनल कर्पसल। यही तो है जिसे आप रेनल कर्पसल कह रहे हैं, ठीक है। तो बाउमेन कैप्सूल के बाद ये जो बाउमेन कैप्सूल होगा दैट विल बी कन्वुलेटेड, ऐसे ये कन्वुलेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है, दिस कन्वुलेटेड स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज दी प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। याद रखिएगा इसको, आप क्या नाम देंगे। अभी ट्यूब्यूल का मतलब कि रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो गया है, और रेनल ट्यूब्यूल क्या होगा, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पीसीटी में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये जो पीसीटी होगा उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा पीसीटी, इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड, ऐसे याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। ये जो पीसीटी होगा वो ऐसे डाउनवर्ड आएगा, और डाउनवर्ड आने के बाद ये एक टर्न खाएगा ऐसे, और टर्न खाने के बाद अगेन इट विल बी गोइंग अपवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज दी लूप ऑफ हेनले। क्या स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये लूप ऑफ हेनले। तो ये हो गया सेकेंड वन। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, दैट इज टर्म्ड एज द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले इसे कहा जाता है। फिर ऊपर की तरफ जाता है लूप ऑफ हेनले, और ऊपर भी जाके पीसीटी की तरह ये कन्वुलेटेड हो जाता है, ठीक है। पीसीटी की तरह ये क्या हो जाता है, कन्वुलेटेड। और कन्वुलेटेड का मतलब इसे आपस में मतलब कि ये ऊपर जाके ये पेचीदा हो जाता है, और पेचीदा होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज़ अ डीसीटी। क्या बनाता है ये, डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या होता है, डिस्टाल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो डिस्टाल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है वो जिस एंड के अंदर ओपन होता है, याद रखिएगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे मैं एक नाली बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो नाली है इस नाली का नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इस नाली का नाम क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है दैट इज टर्म्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। तो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर कलेक्टिंग डक्ट भी आ जाता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। ये एक ऐसा नाला होता है जिसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ, तो ऐसे कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। ये होगी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहाँ से नेफ्रॉन का डिस्टाल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होगा, ये दूसरे नेफ्रॉन का होगा, तीसरे नेफ्रॉन का होगा,
चौथे नेफ्रॉन का। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं उनकी जो एंडिंग होती है वो एंडिंग इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होती है। और नेफ्रॉन जो भी फिल्ट्रेशन बनाते हैं, मतलब कि नेफ्रॉन जो भी फ्लूइड फिल्टर करते हैं ब्लड को, वो सारा का सारा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आता है। और आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट इसको कहाँ पे भेज देता है? कलेक्टिंग डक्ट्स जितने भी होते हैं वो कहाँ पे ओपन होते हैं? दे आर ओपन इनटू द मेडुला। ये जो स्ट्रक्चर मैंने किडनी का बताया ना, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो ओपन होते हैं। जितने भी कलेक्टिंग डक्ट हैं दे आर ओपन इनटू मेडुला रीजन। तो मतलब कि नेफ्रॉन ने जितना भी ब्लड साफ किया, जितना भी वेस्ट रिमूव किया, वो सारा वेस्ट कहाँ पे आ जाएगा? दैट विल बी मूविंग इनटू द जो है ना वो मेडुला। और मेडुला के बाद आएगा वो रेनल पेल्विस में। यहाँ पे आपको पता है पेल्विस रीजन होता है, और पेल्विस रीजन के साथ अटैच होता है एक ट्यूब जिसका नाम होता है यूरेटर। और जितना भी वेस्ट होगा, जिसे आप अभी यूरिन कहेंगे, वो यूरिन जो होगा वो यूरेटर से आएगा यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा की मदद से वो निकल जाएगा बाहर। यही तो मेन कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर आपने कलेक्टिंग डक्ट याद रखना है। सो दिस स्ट्रक्चर विच आई हैव फॉर्म्ड ओवर हियर दैट इज टर्म्ड एज अ कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट देखिए नाम ही बता रहा है, ये कलेक्ट करता है ये नेफ्रॉन के साथ। मतलब नेफ्रॉन जो एंड में अटैच होते हैं ना वो कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होते हैं। और जितना भी फ्लूइड बनता है, जितना भी फ्लूइड बनता है, यूरिन बनता है ब्लड में से, वो सारा कलेक्टिंग डक्ट में आता है। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन होंगे? मेडुला के अंदर, और मेडुला के बाद रेनल पेल्विस और यूरेटर। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है बाउमेंस कैप्सूल, इस बाउमेंस कैप्सूल को आप नाम देंगे दैट इज अ रेनल कार्पसल। क्योंकि इसी बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आपको क्या मिलेगा? इसी बाउमेन कैप्सूल के अंदर आपको मिलेगा दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ग्लोमेरुलस। क्या मिलेगा? ग्लोमेरुलस। ये जो रेड कलर में मैंने स्ट्रक्चर बनाया दैट इज टर्म्ड एज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बाउमेंस कैप्सूल मिल जाएंगे तो उसे आप क्या नाम देंगे? यू विल बी कॉलिंग देम द मालफिजन ट्यूब्यूल, सॉरी मालफिजन बॉडी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन, और ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो आपके बुक के अंदर बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको कहा कि बाउमेंस कैप्सूल के इर्द गिर्द आपको ये वाले स्ट्रक्चर मिलेंगे जिन्हें आप कहेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ऐसे ना। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है, ठीक है। और इन ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में आपके बुक में बताया गया कि आपको पोर्स मिलेंगे, और वो जो पोर्स होंगे वो कितने होंगे? 70 नैनोमीटर की जो ना उनकी साइज़ होगी। तो ये जो ग्लोमेरुलस है याद रखिएगा, ये जी फॉर ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पोर्स की साइज़ होगी 70 नैनोमीटर होगी। इसके अलावा बाउमेंस कैप्सूल जो होता है, उस बाउमेंस कैप्सूल के इर्द गिर्द आपको ऐसे सेल मिलेंगे जो कि बिल्कुल कैपिलरीज के साथ जो है ना वो अरेंज रहोगे। इन सेल को कहा जाता है ये पोडोसाइट। क्या कहा जाता है? पोडोसाइट। जैसे कि ये मैंने जो ना वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बना दी, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के साथ साथ ये सपोज स्ट्रक्चर मैंने क्या बना दिया? दैट इज़ द बाउमेंस कैप्सूल। तो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आपको ऐसे सेल मिलेंगे, और इन सेल को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है। दीज सेल्स आर टर्म्ड एज पोडोसाइट्स। कौन से सेल होते हैं ये सेल कहलाते हैं पोडोसाइट्स। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। तो क्या काम होता है पोडोसाइट सेल का? जो ब्लड के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रोटीन्स हो गए, ब्लड के जो प्रोटीन्स होते हैं और ब्लड के जो सेल होते हैं, याद रखिएगा वो ब्लड के प्रोटीन और ब्लड के सेल को वो फिल्टर करने से बचाता है। मतलब कि हमें पता है कि जितना भी हमारा ब्लड के अंदर वेस्ट होगा वो इन पोडोसाइट की मदद से आ जाएगा इनसाइड द बाउमेंस कैप्सूल। तो जितना भी वेस्ट है वो कहाँ पे आ गया? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। लेकिन बड़े बड़े आरबीसी मतलब बड़े बड़े सेल और बड़े बड़े प्रोटीन जो हैं वो इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो पोडोसाइट्स होते हैं वो रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं इनको जो ना वो बाउमेंस कैप्सूल में फिल्टर होने से, बड़े बड़े प्रोटीन्स और ब्लड के सेल को। तो इसीलिए याद रखिएगा पोडोसाइट, जब पोडो वर्ड का मतलब होता है फीट, जो फुट होते हैं हमारे, इसी तरह इनको पोडोसाइट कहा जाता है। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पेडिसल्स की तरह होते हैं, फुट की तरह होते हैं, इस वजह से इनको पोडोसाइट्स कहा जाता है। पोडोसाइट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? बाउमेंस कैप्सूल के ये सेल है। दीज आर द एपिथेलियल सेल, स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं ये? दीज आर स्पेशल इपीथेलियल सेल। इपीथेलियल का मतलब होता है ये ऊपर वाले सरफेस के अंदर सेल होते हैं, उनके अरेंज, इनके इर्द गिर्द कौन अरेंज होता है? दिस इज ग्लोमेरुलस, जी फॉर ग्लोमेरुलस अरेंज होता है। और ग्लोमेरुलस के साथ ही अटैच होते हैं, और उनका मेन काम होता है कि ग्लोमेरुलस जो है उनमें से बड़े बड़े प्रोटीन और ब्लड के सेल जो हैं वो इस फिल्ट्रेट में ना आ जाएं, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ना आ जाए। ये काम होता है किसका? पोडोसाइट का। आपके बुक के अंदर बताया गया है। अगेन ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड द रेनल कार्पसल, ठीक है। रेनल कार्पसल में ये है ग्लोमेरुलस, लेकिन ग्लोमेरुलस की अंदर की तरफ ये जो नाली जा रही है, ये जो आर्ट्रियोल जा रही है, इस आर्ट्रियोल का नाम होता है एफरंट आर्ट्रियोल। क्या नाम होता है? दिस इज टर्म्ड द एफरंट आर्ट्रियोल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आपने जो ना वो सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने आर्टरीज में से आर्ट्रियोल निकलते हैं और आर्ट्रियोल में से कैपिलरीज, ऐसे ना। तो यहाँ पे क्या है? एफरंट आर्ट्रियोल, फिर हो गया ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस के बाद ये वाला जो आर्ट्रियोल होता है इसे कहा जाता है ईफ्रंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ये आर्ट्रियोल क्या होता है? दिस इज ईफ्रंट आर्ट्रियोल, याद रखिएगा।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेनल कॉर्पसल है। इसे आप मेल्फेजियन बॉडी भी कहेंगे। क्यों कहेंगे मेल्फेजियन बॉडी? जब इस रेनल बाउमेंस कैप्सूल के ऊपर ग्लोमेरुलस का जाल आ जाएगा तो आप इसे बाउमेंस मेल्फेजियन बॉडी भी कहेंगे। एंड रेनल कॉर्पसल है जिसमें एफरंट आर्टरियोल अंदर जाती है, इफरंट आर्टरियोल बाहर की तरफ लेके जाती है ब्लड को, और ग्लोमेरुलस जो होता है वहाँ पे होती है फिल्ट्रेशन। लेकिन ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल के बीच में पोडोसाइड पाए जाते हैं जो बड़े बड़े प्रोटीन्स को और बड़े बड़े ब्लड के सेल्स को जो है ना वो जो है इस बाउमेंस कैप्सूल में आने से रोकते हैं। सही हो गया। सो ये इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। फिर ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया, याद रखिएगा ये क्या, ये नेफ्रॉन है हमारा, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब टूवर्ड्स, तो ये कॉर्पसल के टूवर्ड्स है तो इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर। फिर वो नीचे आएगा और ये जो यू जो ना स्ट्रक्चर बना रहा है यू शेप में, दैट इज लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले की अगर आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये यहाँ से कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा फिल्ट्रेट होगा वो नीचे की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ आएगा तो आप जो कोई चीज़ नीचे आ रही होती है उसे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डिसेंडिंग, ऐसे ना। तो नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर आएगा उसे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डिसेंडिंग। तो ये वाली जो लिम्ब होती है इसे क्या कहा जाता है, लिम्ब का मतलब होता है इसका एक स्ट्रक्चर साइड, तो इसे कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनली की ये लिम्ब क्या कहलाती है, दैट इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर ये लूप ऑफ हेनली है, इसका ये जो ना वो यू शेप में ये स्ट्रक्चर। और फिर अगेन ये जो फिल्ट्रेट होगा वो यहाँ से होता हुआ फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेट जो हमारा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, आपने इनके बारे में समझा होगा। जो भी चीज़ ऊपर जाती है तो उससे कहा जाता है असेंडिंग। क्या कहा जाता है, असेंडिंग। तो इस लिम्ब का नाम क्या है, यू विल कॉल देम द असेंडिंग लिम्ब। तो ये दो ओल्ड टर्म आपने याद रखने, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। फिर असेंडिंग लिम्ब के बाद ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, दैट इज द डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल वर्ड का मतलब होता है अवे, याद रखिएगा डिस्टल वर्ड का मतलब होता है अवे। तो ये अवे होता है प्रॉक्सिमल, ये अवे होता है रेनल कॉर्पसल थे तो कहते हैं डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये कहाँ पे जाके एंड होगा, कहाँ पे जाके ओपन होगा, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन होंगे, इनटू द मेडुला, देन रेनल पेल्विस, देन यूरेटर। और ये सारा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बता दिया रेनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं और रेनल कॉर्पसल्स क्या होते हैं, ठीक है। रेनल कॉर्पसल इसको कहते हैं। बाकी जितना भी ये ट्यूब है, जितना भी ये नेटवर्क ऑफ डक्ट्स है, अच्छा कलेक्टिंग डक्ट को भी कभी कभार जो है ना वो काउंट किया जाता है रेनल ट्यूब्यूल की फॉर्म में, याद रखिएगा ये भी कॉन्सेप्ट। सो बुक के अंदर बताया गया है। एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि ये जो हमारे पास मौजूद होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर जो सेल होते हैं उनकी जो साइज़ होती है, सॉरी ग्लोमेरुलस की जो इसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर पोर्स, उन पोर्स की साइज़ आपके बुक में बताई गई, दैट इज द 70 नैनोमीटर। कितनी, 70 नैनोमीटर इनके अंदर पोर्स की साइज होती है ग्लोमेरुलस की। और पोडोसाइड कहाँ पे पाए जाते हैं, पोडोसाइड बाउमेंस कैप्सूल के पार्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं बुक में से रीड करवाता हूँ और एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको जो बुक में दिखाई गई है अबाउट द पोडोसाइड सेल्स और उसका कॉन्सेप्ट, एंड देन आगे वाले टॉपिक को समझते हैं। द वी कैन से ब्लड सप्लाई टू द नेफ्रॉन। यहाँ से ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन रीड कर लेते हैं जो बुक में बताया गया है। यहाँ में बताया गया कि बोथ किडनीज आर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। These nephrons are about 1 million in each kidney, याद रखिएगा, ठीक है। एंड mainly perform filtration of blood। इनका मेन काम क्या होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। There are two types of nephron present in the kidneys. The juxtamedullary nephron have long loop of Henle penetrates deep inside the medulla, and cortical nephron with shorter loop of Henle restrict only on cortex region, ठीक है। मतलब कि जो loop of Henle होता है ना इन नेफ्रॉन का, वो अगर लूप ऑफ एनल देखें, ये ऊपर से है कॉर्टेक्स रीजन और नीचे है मेडुला। अगर लूप ऑफ एनल ऐसे मेडुला में आने के बाद फिर ऊपर जा रही तो इसे कहेंगे जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। और अगर सिर्फ लूप ऑफ एनल सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स में मौजूद तो इन्हें कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसकी अलग से मैं एक जो है ना वो लेक्चर मैंने बनाया है वो मैं अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जक्स्ट्रामेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या हैं। आगे बताया गया है कि जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनमें रेनल कॉर्पसल मिलेगा आपको और रेनल ट्यूब्यूल मिलेगा। रेनल कॉर्पसल क्या, बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वगैरह उन्हें रेनल कॉर्पसल कहा जाता है। और बाकी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, डक्ट का सिस्टम होता है, उन्हें रेनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। यही भाई। So renal corpuscles consist of a dense cluster of blood capillaries network called glomerulus, ठीक है। renal corpuscle के अंदर जो dense cluster of blood की capillaries होती है उन्हें क्या कहा जाता है, that is termed the glomerulus। स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ फिर। surrounded by thin walled covering called Bowman's capsule। और वो कैपिलरीज कहाँ पे मौजूद होंगी, ग्लोमेरुलस वाली, वो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर होंगी, थिन वॉल्ड, ठीक है। और ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड बोथ आर, अच्छा बाउमेंस कैप्सूल का दूसरा नाम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहा जाता है, ठीक है। बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माल्फिजियन बॉडी। Glomerulus is the ball-like structure which arises from the afferent arteriole. High volume and pressure of blood facilitate the ultrafiltration in this region. Ultrafiltration को कौन facilitate करता है, हाई प्रेशर और ज़्यादा वॉल्यूम जो ब्लड का आ रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव pores of about 70 nanometer in diameter which prevents the large molecule and blood cells to जो है ना वो फिल्टर होने से बचाते हैं। 70 नैनोमीटर की डायमीटर के इनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर पोडोसाइट्स पाए जाते हैं, यही ना। यहाँ पे बताया गया ये स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को गौर से देख लें एक मरतबा।
तो ये है रेनल आर्टरी, और रेनल आर्टरी आगे जाके कन्वर्ट हो रही है एफरेंट आर्टरियोल में, फिर बन रहा है ग्लोमेरुलस, और फिर इफरेंट आर्टरियोल, पहले ब्लड सप्लाई बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और फिर आ रहा है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, देखिए ये पूरी की पूरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। और फिर वो नीचे की तरफ जो पैरेलल आ रहा है वो क्या है, वो वासा रेक्टा है। और फिर वासा रेक्टा के बाद वीन्यूल बन रहे हैं, और वीन्यूल से अगेन रेनल वीन, और वेना क्या हुआ, ये ब्लड की सप्लाई मैंने बताई हुई है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये हो गया बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल होगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की ये जो है ना वो लिम्ब को डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। फिर ऊपर की तरफ जाके फिर ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल, और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये जाएगा इनटू द मेडुला, ऐसे ही। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, मैंने लेक्चर के अंदर बताए हुए हैं आपको। So pass through it, glomerulus have specialized podocyte cells that are wrapped around the blood capillaries. तो ये ब्लड कैपिलरीज के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं इनके ऊपर, और सॉरी ये जो पोडोसाइट होते हैं उनके ऊपर ब्लड की कैपिलरीज लिपटी हुई होती है। ब्लड की कैपिलरी कौन सी, ग्लोमेरुलस वाली। दीज सेल्स हैव स्मॉल स्लिट, स्लिट का मतलब ओपनिंग, लाइक ओपनिंग दैट, मतलब कैसी ओपनिंग, जिसमें लकीर की तरह जो ओपनिंग होती है ना उसे स्लिट लाइक ओपनिंग कहा जाता है। दैट प्ले एक्टिव रोल इन प्रिवेंटिंग प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम एंटरिंग द यूरिनरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो, मतलब कि जो ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रही है उससे रोकता है ये वाला जो पोडोसाइट सेल होते हैं। ऑल द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज फ्यूज टू फॉर्म इफरेंट आर्टरियोल, और जितनी भी ग्लोमेरुलस फिल्टर जो है ना वो कैपिलरीज होती है वो आर्टरियोल बनाती है। इफरेंट आर्टरियोल विच एग्जिट द मालफिजियन बॉडी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, देखें आप गौर से देखेंगे तो ये हो गया एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ये पोडोसाइट सेल इनके बीच में आ गया, एंड देन ये इफरेंट आर्टरियोल से ये बाहर एग्जिट हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर। बाकी ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल है, और बाकी इनके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए गए जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, लेकिन आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बताया गया है कि बाउमन्स कैप्सूल फर्दर एक्सटेंडेड इन फॉर्म रेनल ट्यूबुल, ठीक है। एक हो गया रेनल कॉर्पसल, दूसरा क्या होता है, रेनल ट्यूबुल, जो कि बाउमन कैप्सूल के बाद बनता है। विच बिकम्स हाईली कोल्ड, दिस कोल्ड रीजन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, पीसीटी। मोस्ट ऑफ द एसेंशियल कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस रीजन। ये क्या है, ये आगे किडनी के फंक्शंस में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे रीअब्सॉर्प्शन होती है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है कि यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होती है। द पीसीटी रन्स डाउन टुवर्ड्स द रेनल pyramid, pyramid की तरफ आएंगे, ऑफ मेडुला टू बिकम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले। द ट्यूबुल देन टर्न्स बैक टुवर्ड्स द बाउमन्स कैप्सूल, दोबारा वो बाउमन्स कैप्सूल की तरफ आएगा ऊपर कोर्टेक्स में, मेकिंग एन असेंडिंग लिम्ब एंड देन coiled again, and it is called distal convoluted tubule DCT. Several DCT joins the common duct called collecting duct. Several DCT मतलब बहुत सारी नेफ्रॉन की DCT जो होंगी distal convoluted tubule, वो एक ही collecting duct के साथ अटैच होंगे, which carry urine to the renal pelvis to exit from the kidney. और वो collecting duct क्या करेगा, यूरिन को कैरी करके फिर किडनी में से एग्जिट हो जाएगा, वो जो यूरिन होगा। So that is the mechanism and the structure of the nephron.